नमस्कार। कभी सोचा है कि एक वक्त था जब बंगाल भारत का सबसे अमीर और इंडस्ट्री में सबसे आगे वाला राज्य था। आज हम इसी की कहानी देखने वाले हैं, कैसे वो शानदार कामयाबी से आज के संघर्षों तक पहुंचा। बिल्कुल। और सिर्फ अमीर ही नहीं, कलकत्ता मतलब आज का कलकत्ता तो देश की इकोनॉमिक कैपिटल हुआ करता था। लेकिन आज आज वही बंगाल बेरोजगारी और इंडस्ट्री के पलायन से जूझ रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। और हाँ, अगर ऐसे ही डीप डाइव पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। स्क्रीन पर ये जो दो तस्वीरें हैं ना, ये बंगाल की पूरी कहानी बयां करती हैं। एक तरफ वो सुनहरा दौर जब बंगाल देश का इंडस्ट्रियल हब था, और दूसरी तरफ आज की सच्चाई जहां बेरोजगारी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जमीन आसमान का फर्क आया कैसे, चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है आज़ादी के ठीक बाद से। पहला चैप्टर, कांग्रेस का दौर 1947 से लेकर 1967 तक। यही वो टाइम था जब नए बंगाल की नींव रखी जा रही थी। लेकिन मजे की बात देखिए, पहली दरारें भी इसी दौर में पड़नी शुरू हो गई थीं। देखिए, आज़ादी के वक्त पश्चिम बंगाल देश के सबसे प्रॉस्परस राज्यों में से एक था। लेकिन फिर आया 1947 का पार्टीशन। ये बंगाल की इकोनॉमी के लिए पहला और शायद सबसे गहरा झटका था। एक ऐसा झटका जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। और इस बंटवारे का असर वाकई बहुत गहरा था। सोचकर देखिए, बंगाल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी जूट, और रातों रात उसका सारा कच्चा माल चला गया एक नए देश में, ईस्ट पाकिस्तान में। मिलें तो बंगाल में रह गई, पर खेत चले गए दूसरी तरफ। और ऊपर से लाखों की तादाद में रिफ्यूजी आ गए। कोलकाता जैसे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या बीती होगी, ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और इस डबल झटके से उस वक्त की कांग्रेस सरकार ठीक से निपट नहीं पाई। क्रिटिक्स कहते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कोई दूर की सोच नहीं थी। ऊपर से जो ट्रेड यूनियन की ताकत बढ़ रही थी, उसे भी सही से मैनेज नहीं किया गया। नतीजा, इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटने लगा, और बस यहीं से इंडस्ट्री के बंगाल से बाहर जाने की धीमी सी शुरुआत हो गई। तो अब कहानी के दूसरे और सबसे लंबे चैप्टर पर आते हैं। साल था 1977। बंगाल में आई लेफ्ट फ्रंट की सरकार, और फिर पूरे 34 साल तक सत्ता में रही। इस एक दौर ने बंगाल की पॉलिटिक्स, सोसाइटी और इकोनॉमी सबकी दिशा ही बदल कर रख दी। लेफ्ट के राज के ना एक सिक्के के दो पहलुओं जैसे थे। एक तरफ तो उन्होंने गांव देहात में जबरदस्त काम किया, लैंड रिफॉर्म्स लाए, पंचायत सिस्टम को मजबूत बनाया, किसानों को उनके हक दिए। लेकिन इसका दूसरा साइड ये था कि शहरों में इंडस्ट्रियल ग्रोथ मानो रुक ही गई। बंद और हड़ताल का ऐसा कल्चर बन गया कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बंगाल से दूरी बनानी शुरू कर दी। और हाँ, जब हम गांव के सुधार की बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन बरगा का जिक्र करना तो बनता है। ये एक लैंडमार्क लैंड रिफॉर्म था। इसके तहत लाखों बंटाईदारों, जिन्हें बरगादार कहते थे, उन्हें अपनी जमीन पर कानूनी हक और सिक्योरिटी मिली। सच कहें तो ग्रामीण बंगाल के लिए ये एक गेम चेंजर था। लेकिन फिर 2000 के दशक के आखिर में कुछ ऐसा हुआ जो एक टर्निंग पॉइंट बन गया। सरकार ने इंडस्ट्री को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन दो बड़ी घटनाएं हो गईं। पहले नंदीग्राम में जमीन को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए, और फिर सिंघूर से टाटा की नैनो फैक्ट्री का चले जाना। बस इन दो घटनाओं ने बंगाल की इंडस्ट्रियल इमेज को ऐसा धक्का पहुंचाया कि इन्वेस्टर्स का जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वो भी खत्म हो गया। और इन्हीं आंदोलनों से एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंज की लहर उठी। 34 साल पुराना लेफ्ट का किला ढह गया, और 2011 में सत्ता में आई ममता बनर्जी। सबके मन में एक नई उम्मीद थी कि शायद अब बंगाल की किस्मत बदलेगी। वैसे ये कहानी अगर दिलचस्प लग रही है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। नई सरकार ने आते ही सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया, खासकर सड़कों और कनेक्टिविटी पर। इसके साथ साथ कन्याश्री और सबुज साथी जैसी कई सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी शुरू की, जिनका असर ग्राउंड पर दिखा भी, लोगों को फायदा हुआ। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि चुनौतियां आज भी कम नहीं हैं। पॉलिटिकल वायलेंस के आरोप लगते रहते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो अभी नहीं है। युवाओं के लिए रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और इन्वेस्टर्स आज भी बंगाल में पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो इन तीन अलग अलग पॉलिटिकल दौरों को समझने के बाद आज के बंगाल पर फैसला क्या सुनाया जाए। देखिए, सच तो ये है कि इसकी जिम्मेदारी किसी एक के सर पे नहीं डाली जा सकती।
ये तो एक मिलीजुली विरासत है। ये जो टेबल है ये पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देती है। कांग्रेस के टाइम में बंटवारे के बाद गिरावट की शुरुआत हुई। लेफ्ट फ्रंट ने गांव देहात को तो संभाला, लेकिन इंडस्ट्री की कीमत पर। और मौजूदा टीएमसी सरकार सोशल वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है, लेकिन बड़ा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लाना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि बंगाल की आज जो हालत है वो किसी एक पार्टी या सरकार की 10-20 साल की गलती नहीं है। नहीं, ये दशकों से चली आ रही एक लंबी क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, जिसमें हर दौर की पॉलिसीज का, उनकी प्राथमिकताओं का अपना अपना रोल रहा है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं, क्या बंगाल अपना वो पुराना गौरव, वो ग्लोरी वापस पा सकता है? देखिए, इसका जवाब तो आने वाले वक्त की पॉलिसीज, पॉलिटिकल विल पावर और सबसे जरूरी खेती और इंडस्ट्री के बीच सही बैलेंस बनाने की काबिलियत पर टिका है। बिल्कुल। क्या लगता है, क्या बंगाल के लिए एक सुनहरा भविष्य मुमकिन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ये बातचीत पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।